हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिविक्स चैप्टर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट के साथ हाजिर हैं। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था, अब हम सेकेंड पार्ट शुरू करने वाले हैं। हमने हाफ कवर कर लिया था और हाफ जो है आज हम लोग कवर कर लेंगे, मतलब आज हम लोग चैप्टर फिनिश कर लेंगे। तो हम लोग कहाँ से शुरू करने वाले थे? हम लोग जो है महात्मा गांधी सेक्रीफाइस से शुरू करने वाले थे, मतलब महात्मा गांधी ने क्या सेक्रीफाइस किया था, पेज नंबर 12 से। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि 15 अगस्त 1947 में जो है हम लोग की आज़ादी मिली थी, लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो आज़ादी में शामिल नहीं हुए थे। वो कोलकाता में थे, जो कि राइट्स का एक बहुत बड़ा कम्युनल जोन था, वहाँ पे वो थे। और जो हिंदू मुस्लिम का कम्युनल वायलेंस हो रहा था, उससे वो बहुत दुखी थे। जैसे कि हम लोग को पता है कि वो अहिंसा, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के प्रिंसिपल पर चलने वाले व्यक्ति थे। लेकिन उनको क्या मिला? उनको लास्ट में बहुत ढेर सारा वायलेंस झेलने को मिला था, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। वो कोलकाता में थे, जिससे कुछ वायलेंस वो कम करने की कोशिश कर रहे थे, और उनका प्रेजेंस जो है कोलकाता में बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था सिचुएशन को। और जो इंडिपेंडेंस जो था, वो जो है बहुत ही स्पिरिट के साथ, बहुत ही हार्मनी के साथ, जॉयस के साथ लोग जो है स्ट्रीट पे नाच नाच के, डांस कर करके लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। गांधी जी की हम लोग को पता है कि प्रेयर जो है वो अट्रैक्ट करती थी, क्राउड भीड़ को इकट्ठा करती थी। ठीक है, बट दिस वॉज शॉर्ट लिव्ड एज राइट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। लेकिन वो कम ही समय तक होता था। जैसे कि जब तक गांधी जी बोलते थे तब तक भीड़ तो जुटती थी, लेकिन उसके बाद फिर से हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ना शुरू कर देते थे। और फिर गांधी जी इसको शांत करने के लिए, इस वायलेंस को शांत करने के लिए इन्होंने एक पीस, मतलब फिर से पीस का फास्ट रखा, मतलब भूख हड़ताल फिर से की। नेक्स्ट मंथ गांधी जी वेंट टू दिल्ली where large scale violence had erupted। अगले महीने गांधी जी जो है वो दिल्ली गए, जहाँ पे बहुत बड़ा क्या कहते हैं वायलेंस जो है वो चल रहा था, क्योंकि दिल्ली से अफेक्टेड एरियाज लाइक पंजाब, लाइक वेस्ट बंगाल, वो सब थे जहाँ पे कैमरल जोन था, तो उससे दिल्ली भी अफेक्ट हुआ था, एडवर्सली अफेक्ट हुआ था। वो वहाँ हो रहे कम्युनल राइट्स मुस्लिम और हिंदू के बीच में, वो रोकने के लिए वहाँ गए थे। और वो चाहते थे कि हिंदू हो या मुस्लिम या कोई भी अनएडवांटेज क्लास हो, सबको जो है इक्वलिटी मिले। ठीक है, वो जो है जो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन था, उसके संबंध में भी बहुत ही सुधार लाना चाहते थे। वो जो है जो इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन ले रही थी, वो पाकिस्तान को फाइनेंशियली कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहती थी, मतलब उसको कोई मदद नहीं करना चाहती थी, बस पार्टीशन तक ही सीमित था। वो उससे बहुत ही दुखी थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान को भी हेल्प मिले, इंडिया हेल्प करे। ये सब दिमाग में रखते हुए जनवरी 1948 में उन्होंने लास्ट फास्ट रखा था, मतलब लास्ट भूख हड़ताल, हाँ, कोलकाता में, जिससे दिल्ली जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। कम्युनल टेंशन जो वायलेंस है वो घटा था इनके वजह से। मुस्लिम जो थे दिल्ली के और सराउंडिंग एरियाज़ के, वो अपने घर सेफली पहुंच जा रहे थे। गांधी जी की जो एक्शन थी वो सबके द्वारा, सब लोग नहीं उनको पसंद कर रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट जो थे और मॉडरेट्स, हम लोग को पता ही है, जैसे लाल बाल पाल हो गए, ये लोग क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। वो लोग जो है ये जो कंडीशन थी इंडिया की, उसको केवल और केवल गांधी जी की देन बता रहे थे। वो जो है हिंदू चाहते थे कि मैं मुस्लिम से बदला लूँ, और मुस्लिम चाहते थे मैं हिंदू से बदला लूँ। और तो और, जैसे पाकिस्तान के लिए मुस्लिम कंट्री बनी है, वैसे हिंदुओं के लिए हिंदू नेशन इंडिया बने। और वो लोग कह रहे थे कि गांधी जी केवल पाकिस्तान और मुस्लिम के इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रहे हैं। वो गांधी जी को एक्यूज़ कर रहे थे, उनको कुछ कुछ बोल रहे थे। गांधी जी ये सब जो है कह रहे थे कि ये लोग मिसगाइडेड पीपल है, मतलब इनको कोई बहलाया है। वो जो थे वो क्या कहते हैं, नहीं चाहते थे कि इंडिया जो है एक हिंदू नेशन बने, क्योंकि उनको वो कह रहे थे कि अगर इंडिया एक हिंदू नेशन बनता है तो इंडिया उससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ इंडिया में रहें। और लेकिन जैसे कुछ लोगों को नहीं पसंद था कि गांधी जी का ये सारे अटेम्प्ट्स लोगों को नहीं पसंद आ रहे थे, लोग उनको मारने की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन गांधी जी ने कहा ठीक है, उन्होंने कोई भी आर्मी प्रोटेक्शन नहीं ली।
वो लगातार लोगों से मिलते रहे, लगातार प्रेयर करते रहे, क्राउड इकट्ठा होता रहा। लेकिन लास्ट में ऑन दी 13th ऑफ जनवरी 1948 इस तरह के एक एक्सट्रीमिस्ट थे, एज वी नो, नाथूराम विनायक गोडसे, ठीक है। वो गांधी जी के पास गए शाम के वक्त, और उन्होंने, जो दिल्ली में प्रेयर कर रहे थे, और उन्होंने 3 बार धाए 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 गोली चला दी। और वो वहीं पे मर गए गांधी जी। इससे गांधी जी की जो स्ट्रगल थी ट्रुथ के लिए, नॉन वायलेंस के लिए, जस्टिस के लिए और टॉलरेंस के लिए, वो सारी ख़त्म हो गई। गांधी जी का डेथ जो है, और कंट्री पे उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उसके बाद जितने भी वायलेंस हो रहे थे, जितने भी अत्याचार, ट्रॉमा हो रहा था, वो सब ख़त्म हो गया। जो गवर्नमेंट था, उन्होंने आरएसएस, जैसे हमको पता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये हिंदुओं का संघ है, इस सब संघों पर बैन कर दिया, क्योंकि वो लोग तो थे, वो लोग ऐसे संघ थे जो हिंदू डिमांड कर रहे थे, हिंदू कंट्री का। इससे जो है गांधी जी की निधन के बाद जो है कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म हो गया। मतलब कि वाद विवाद जो हर चीज़ हो रहा था, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, ये सब ख़त्म हो गया। तो यही जो है गांधी जी के सेक्रीफाइस की बात की गई है। मतलब जब जो है देश, जब गांधी जी की डेथ हुई थी, तब जो है पूरा देश स्तब्ध रह गया था। पूरा देश जो है वो स्तब्ध रह गया था, पूरा मतलब कि शॉक में रह गया था। जैसा कि हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, गांधी जी के जो वो होती है या जनाजा निकलता है, उसके लिए कितने लोग जुटे हुए हैं, हम लोग देख सकते हैं। गांधी जी लोगों पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। कोलकाता में एसोसिएशन जो है गांधी जी का, कोलकाता में कितना क्राउड इकट्ठा कर लिया है। ये बात, ये सब पढ़ने वाली चीज़ें आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। वैसे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, पार्टीशन भी हो गया, इंडिया आज़ाद भी हो गई। अब जो है वो प्रिंसली स्टेट कैसे हम लोग इंटीग्रेट करें, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उनको कैसे इंटीग्रेट करें, ठीक है। तो पहले जो था, हम प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस में अंतर जानिए। प्रिंसली स्टेट जो थे, उसकी जो लोकल अथॉरिटी वहाँ की होती थी, वो राजाओं, छोटे छोटे राजा होते थे ना, उनके पास होती थी। और लेकिन उनकी सुप्रीमेसी ब्रिटिश करती थी। लेकिन जो ब्रिटिश प्रोविंस थे ना, उसमें जो था हर तरह से ब्रिटिश इंटरवेंशन था। मतलब हर तरह से ब्रिटिश ही हस्तक्षेप करती थी, हर तरह से ब्रिटिश ही अपना रूल करती थी। प्रिंसली स्टेट में जो लोकल अथॉरिटी होती थी, वो छोटे छोटे राजाओं के पास, मतलब राजाओं के पास होती थी, जिसमें सुपरमेसी ओवरऑल जो था, सुपरमेसी वो उनका चलता था। जैसे ब्रिटिश का, जैसे कि हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही हाल तक वो सुपरमेसी उस समय ब्रिटिश का चलता था। जी प्रॉब्लम, ठीक है, यही इसमें बताया गया है। प्रॉब्लम क्या है, अब ब्रिटिश स्टेट को वो करने में, इंटीग्रेट करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। अब वो प्रॉब्लम्स ये थे कि हम लोग के पास इंडिपेंडेंस के बाद सब 565 स्टेट और ब्रिटिश जो है स्टेट और प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, टोटल। अब आप सोचिए, अगर हम लोग 565 स्टेट्स बनाते तो हम लोग इस समय 565 स्टेट होते। उतने हम लोग को लेजिस्लेटिव असेंबली, उतने हम लोग को एमएलए, उतने हम लोग को एमपी, हर चीज़ हम लोग को बहुत बड़े स्तर पे करना पड़ता, बहुत ढेर सारे खर्चे लगते हैं। तो इनको सोचा गया कि क्यों ना हम लोग इनको मर्ज कर दिया जाए, बड़े बड़े स्टेट से बना दिया जाए, ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन उसको मर्ज करा कैसे जाए। अब दिक्कत ये थी, ब्रिटिश जो है डिवाइड एंड रूल का फंड अपनाते थे। वो गए तो गए, ठीक है, लेकिन साथ में इंडिया को डिवाइड करके गए। और जो प्रिंसली स्टेट्स और जो ब्रिटिश क्राउन का जो स्टेट वो था, प्रोविंस था, उनको कह के गए कि जो प्रिंसली स्टेट वालों को कह के गए कि देखिए, आपको अगर पाकिस्तान में मिलना है तो मिलिए, इंडिया में मिलना मिल गया तो आप अपना खुद का देश बना लीजिए। ये कह के क्या ले गए। इससे जो राजा थे वो तो खुश हो गए कि भाई अब तो हम दूसरा देश बनाएंगे, ठीक है, ना हम इंडिया में मिलेंगे ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो ऐसा जो है, इससे प्रॉब्लम शुरू हो गई। पहले जो थे, पहले राजा त्रावणकोर के, अब हाँ, उन्होंने कहा कि हम लोग ना इंडिया में मिलेंगे ना पाकिस्तान में, हम लोग जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे। इस त्रावणकोर के राजा के कहने के बाद अगले दिन निज़ाम जो थे हैदराबाद के, जो कि रिचेस्ट पर्सन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि भाई हम भी लोग, सिमिलर अनाउंसमेंट किया, उन्होंने कहा हम भी लोग नहीं मिलेंगे, हम भी लोग इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। उसके बाद जो नवाब थे भोपाल के, उन्होंने कहा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ज्वाइन करेंगे, ठीक है, लेकिन जो हम लोग को मिलेगी छूट, ऑटोनॉमी मेरी ही चलेगी। अब जो
प्रिंसली स्टेट जो थे उनके राजा तो मिलने नहीं चाहते थे। ये भी बात याद रखिए कि क्या कहते हैं, जो हक था ना, जैसे कि किसमें मिला जाए, मान लीजिए जैसे इंडिया मिलना है, पाकिस्तान मिला, वो केवल रूलर तय करता था, वहाँ की जनता नहीं कुछ कह सकती थी। जो रूलर चाहेगा वही होता था, जनता के चाहने से कुछ नहीं होता वहाँ उस समय। ठीक है, अगर हम लोग मान लीजिए उन लोग जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, अगर उन लोग हम लोग ऐसे छोड़ देते इंडिपेंडेंट, तो इंडिया जो है उसको एक कंट्री बनने में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि अगर हैदराबाद मिडिल में, उसके किनारे टेरिटरीज है, तो ये दूसरा देश होता किनारे किनारे इंडिया, तो कितनी प्रॉब्लम्स होती। हाँ, तो अगर ये लोग मिलते नहीं ना, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाता। तो इंडिया में यूनिटी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंडिया का तो एम था यूनिटी। इंडिया ने सारी सिचुएशंस को पार करते गए, और उन लोगों को क्या, डेमोक्रेसी स्थापित करनी थी। तो वो लोग जो थे, वो प्रिंसली स्टेट को क्या कहते हैं, मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, हर तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि जो है हम लोग कैसे मनाएं। अब जो है हम लोग गवर्नमेंट का अप्रोच देखेंगे कि उन्होंने क्या अप्रोच किया, क्या अपनी रणनीति अपनाई जिससे वो लोग मिले। ठीक है, इसके पहले यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है। ठीक है, मैप में यही है कि इंडिपेंडेंस के भी पहले और पार्टीशन के बाद जो है इंडिया कैसे था। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ये सारा जो है वेस्ट पाकिस्तान है, ये ईस्ट पाकिस्तान है। ठीक है, और बीच में हैदराबाद देख सकते हैं बड़ा कितना है, हैदराबाद प्रिंसली स्टेट है। तो ये आप लोग मैप ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही आपको मदद करेगा समझने में। ठीक है, तो ये जो है इंडिया से पहले की बात है। फिर इंडिया के आज़ाद होने की पहले की बात है, और पार्टीशन के बाद की बात है। ठीक है, पार्टीशन के बाद की बात है, याद रखिएगा। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान फॉर्म हो चुका था। ये जो कि हम बच्चा बात कर रहा है कि क्या हम लोग जो है पार्टीशन जैसे जर्मनी मिल गई थी, क्या इंडिया और पाकिस्तान नहीं मिल सकते। तो फिर लड़की कह रही कि अब हम लोग को अपने फ्लैग की खुद ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की फ्लैग की लड़ाई झगड़ा बंद करना चाहिए। तो ये बहुत सही इन्होंने कहा। ये सब कार्टून्स के जरिए हम लोग को सिखाने की बात की गई है कि हम लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा छोड़ें और एक अच्छी कंट्री, एक फ्रेंडशिप करके हम लोग रहें, एक दूसरे की मदद करें। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट का अप्रोच किया था, गवर्नमेंट का बहुत अप्रोच था। सबसे मेन याद रखिएगा, सबसे मेन रोल जो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में, वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया ने निभाया था। ठीक है, याद रखिएगा, एक मार्क्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि किसने मेन भूमिका निभाई थी, तो मेन भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। हाँ, जो मुस्लिम, अब हम लोग गवर्नमेंट अप्रोच देखते हैं। जो इंडिया की गवर्नमेंट थी वो कभी नहीं चाहती थी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कभी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान बने। लेकिन अब पाकिस्तान तो बन चुका था। उसमें पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, तो दूसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पहले होम मिनिस्टर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये सब किसी भी एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। उन्होंने बहुत ही नेगोशिएटिंग, मतलब बहुत ही मेन सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था इंडियन यूनियन को साथ लाने में। सबसे मेन दिक्कत था हम लोग की कॉम्प्लिकेटेड टास्क था, बहुत ही मुश्किल भरा टास्क था, और इसके लिए हम लोग को किसी स्किलफुल, किसी बुद्धिमान आदमी की ज़रूरत थी, जो कि अपनी बातों से, अपने कामों से सबको यूनाइट कर ले। ऐसे कि अगर हम लोग एक यहाँ पे एग्जांपल लें, तो उस समय जो थे, आज का जो उड़ीसा है ना, उस समय उसमें 26 स्टेट समा सकते थे। मतलब कि आज का जितना बड़ा उड़ीसा, उसमें उस समय के 26 स्टेट्स होते थे। और गुजरात में, जो आज का गुजरात है, उस समय उसमें 14 बड़े बड़े स्टेट्स और 119 छोटे छोटे स्टेट्स होते थे। अब गवर्नमेंट अप्रोच क्या थी, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। पहला ये था कि गवर्नमेंट ने जो है वो जो पीपल है ना प्रिंसली स्टेट के, गवर्नमेंट ने कई रणनीति अपनाई। उसमें से पहला ये था कि जो पीपल थे प्रिंसली स्टेट के, वो जो थे चाहते थे इंडियन यूनियन का पार्ट होना, लेकिन जो था वहाँ का राजा नहीं चाहता था। लेकिन हम लोग को, जैसा कि हमने बताया है, कि राजा चाहे तभी कुछ हो सकता, लोगों के चाहने से नहीं हो पाता था। ठीक है, उसके बाद जो था सेकेंड था कि गवर्नमेंट ने ऑटोनॉमी, सम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, थोड़ी ऑटोनॉमी देने में। मतलब कि जैसे वो हो गए, मणिपुर का एग्जांपल ले लें, तो राजा ने, उस गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे कुछ ऑटोनॉमी देने का वादा किया, लेकिन आप भाई इंडिया में ही मिलना। ठीक है, फिर तीसरा था कि पार्टीशन की वजह से ना, जो टेरिटरी की
जो टेरिटरी थी, टेरिटरी बाउंड्रीज, उसको सुप्रीम इम्पोर्टेंस देने जाने लगा। पार्टीशन के बाद जो था जो बाउंड्री थी ना उसकी स्टेट्स की, उसको जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। 15 अगस्त के पहले जो है सारे स्टेट्स के साथ जो थे वो उन्होंने साइन किए थे कुछ पीसफुल नेगोशिएशंस। जो रूलर्स थे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के, उन्होंने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इन्होंने साइन किया था कुछ स्टेट्स के साथ। एसोसिएशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। अब जो एसोसिएशन साइन मतलब कि जो प्रिंसली स्टेट जो थे लाइक जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, ये लोग जो थे इनके साथ मिलाप करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मतलब ये सब जो है मिलना ही नहीं चाह रहे थे। हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर का तो और ही मुश्किल था। जो इशू था जूनागढ़ का, यहाँ पे कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया, बस यहाँ पे ये कहा गया है कि जूनागढ़ का यहाँ पे मिलाप हो गया, ठीक है फाइनली। ये इस पर ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं गया है बस। और कश्मीर की बात आएगी तो हम लोग चैप्टर 8 में इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल हैदराबाद और मणिपुर की बात की गई है। तो हैदराबाद जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसली स्टेट में से एक था इंडियन टेरिटरी का। कुछ पार्ट जो थे हैदराबाद स्टेट के वो जो है आज का महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और आंध्र प्रदेश है। वहाँ का जो रूलर होता था वो निज़ाम का टाइटल कैरी करता था और वो वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में आता था, मैन में आता था। निज़ाम चाहता था हैदराबाद को इंडिपेंडेंट करना, लेकिन उसकी जनता जो कह सकते हैं वो नहीं चाहती थी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सही काम किया, उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करवा ली नवंबर 1947 में। इम्पॉर्टेंट है कि भाई ना आप पाकिस्तान में मिलेंगे 1 साल तक, ना आप इंडिया में मिल रहे हैं, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट कंट्री भी नहीं बना सकते। 1 साल तक उन लोगों में बात ही चलती रहेगी इंडियन गवर्नमेंट के साथ। आप उसके बीच में किसी देश के साथ मिल नहीं सकते और ना ही इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हैं। उसी समय जो था लोगों ने हैदराबाद के रूलर के निज़ाम के अगेंस्ट एक मोर्चा खड़ा कर लिया। जो पीजेंट थे तेलंगाना के, उन्होंने पीजेंट खड़ा कर लिया और उसमें जो थी लोग जो थे जैसे पीजेंट, फार्मर वगैरह, वो लोग को बहुत उनके साथ गलत किया जा रहा था। वो लोग इसके जो है इनके खिलाफ आ गए, हाँ, और मोर्चा शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में औरतें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थीं। याद रखिएगा उस समय औरतें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थीं। हैदराबाद टाउन जो था इस जो मूवमेंट था, हाँ, उसका सेंटर हुआ करता, मतलब सेंटर कुछ होता है ना, कोई दंगे होते हैं, सेंटर उसका कोई होता है, तो हैदराबाद टाउन था। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी हैदराबाद की और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो फोर फ्रंट पे थी। मतलब ये दोनों पार्टीज फोर फ्रंट में थी मूवमेंट में, याद रखिएगा। उसके बाद निज़ाम ने क्या किया कि इन लोग को रोकने के लिए उन्होंने अपनी मिलिट्री भेज दी जिसका नाम था रज़ाकार्स उनकी पैरामिलिट्री फोर्स थी। जो एट्रोसिटी और जो रज़ाकार्स थे ना वो उन पे बहुत ही अत्याचार करते थे। वो जो है वहाँ के लोगों पे बहुत अत्याचार करते थे और वो जो है केवल मुस्लिम्स को, नॉन मुस्लिम्स को ही परेशान करते थे, उनको मर्डर करते थे, उनको लूटते थे, उनको टारगेट पर्टिकुलर करते थे। मुस्लिम्स को नहीं करते थे। क्यों क्या नहीं करते थे? क्योंकि वो मुस्लिम्स ही थे। रज़ाकार चाहे निज़ाम हो, वो मुस्लिम थे, दैट इज़ वाई वो मुस्लिम को कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते थे। लेकिन वहीं हिंदू और बाकी नॉन मुस्लिम्स को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। इसको मद्देनजर रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने सितंबर 1948 में अपनी इंडियन आर्मी को वहाँ भेजा। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा एक बहुत ही अच्छा इन्होंने स्टेप उठाया था। और उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद रज़ाकार्स के सामने इंडियन आर्मी के सामने रज़ाकार्स की कुछ नहीं चली। मतलब कि रज़ाकार्स उनकी पैरामिलिट्री कुछ ना कर पाई और फाइनली ये जो है सेशन जो है हो गया, हैदराबाद इंडिया मिल गया और इन निज़ाम ने सरेंडर कर दिया। तो हैदराबाद की मिलाप ऐसे हुई थी। याद रखिएगा, इसका पूरा डिटेल क्वेश्चन 4 नंबर 6 नंबर का आ सकता है। अब जो है दूसरा मणिपुर कैसे मिला? इंडिपेंडेंस के कुछ दिन पहले महाराजा जो थे मणिपुर के बोध चंद्र सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ। इन्होंने कहा था कि भाई हमको कुछ इंटरनल ऑटोनॉमी चाहिए, उसके बाद आप जो है बाहर का इंडियन आर्मी, बाहर का जो फोर्स वगैरह, बाहर का जो चीज़ें आप देख लीजिए, लेकिन हमको बस इंडिया में हम मिल जा रहे हैं, हमको ऑटोनॉमी दे दीजिएगा आप। हाँ,
उसके बाद प्रेशर बनना शुरू हो गया, उनके लोगों ने प्रेशर बनाया कि भाई जब आप एक डेमोक्रेसी वाले देश में मिल रहे हैं तो आप इलेक्शन कराइए मणिपुर में। 1948 में जून में इलेक्शन हुआ, वो याद रखिएगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे बेस्ड इलेक्शन था। तो ये जो है एक डेमोक्रेसी पे बेस्ड इलेक्शन हुआ था। याद रखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पहला कौन सा स्टेट था क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे बेस्ड इलेक्शन करा था, याद रखिएगा मणिपुर था 1948 में। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत से, ये सब बातें याद रखने वाली हैं। आप लोग एक मार्कर ले लिया करिए, उससे मार्क किया करिए। लेजिस्लेटिव असेंबली जो था मणिपुर का, हाँ वो जो था उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। मतलब जो थे आधे लोग चाह रहे थे कि इंडिया मणिपुर इंडिया के साथ मिले, कुछ लोग नहीं चाह रहे थे। इन लोगों में बहुत ही क्वेश्चन का बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। कुछ सब लोग कुछ सोच रहे थे, कुछ लोग सोच रहे थे कि इंडिया के साथ मिलो, कुछ लोग नहीं। मतलब इन लोगों में बहुत डिफरेंस था इनके ओपिनियन में। जो स्टेट कांग्रेस चाहती थी ना, कांग्रेस ऑफ कोर्स चाहिए कि वो इंडिया में मिल जाए, वहीं जो अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी वो नहीं चाह रही थी। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने राजा के ऊपर बहुत प्रेशर बनाया। फाइनली 1949 में बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के कंसल्ट किए हुए राजा ने रातों रात साइन कर लिया कि भाई हम लोग इंडिया में मिल रहे हैं, मर्जर एग्रीमेंट साइन कर लिया। जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे था, तो लेजिस्लेटिव असेंबली से कंसल्ट करके कोई एक्शन लिया था, लेकिन राजा ने ऐसा कुछ नहीं किया। 1949 में सितंबर में इन्होंने कर दिया साइन। उसके बाद जो है लॉट ऑफ एंगर और रिसेंटमेंट जो है मणिपुर में होने लगा, हुआ उस समय राजा के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार मणिपुर जो है मिला था। अब जो है हम लोग ये अब जो है कश्मीर तो लोग 8th में पढ़ेंगे चैप्टर, जूनागढ़ का यहाँ पे डिटेल नहीं बताया था, दोनों का हमने आपको समझा दिया, हैदराबाद और मणिपुर का। अब हम लोग देखते हैं रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का कैसे। अभी स्टेट फाइनली मिल गए, कई सौ मिले। अब जो है हम लोग स्टेट बांटे किस आधार पर। अब स्टेट का हम लोग कैसे रीऑर्गेनाइजेशन करें। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज आके खड़ा हो गया था कि इंटरनल बाउंड्रीज इंडियन स्टेट की कैसे बनाया जाए। ये तो बस सारे के एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में बांट दिया जाए, ये बहुत दिक्कत होता अगर ऐसे बांटा जाता तो। अब बाउंड्रीज जो थी वो लिंग्विस्टिक मतलब कल्चर और भाषा के आधार पर बांटी जानी थी। जैसा कि हम लोग को पता है कि उन्होंने कहा था, हम लोगों के लीडर्स ने, कॉलोनियल रूल के दौरान जो ब्रिटिश सरकार होती थी ना, वो जहाँ टेरिटरी पाती थी, कोई भी टेरिटरी इंडिया की, तो उसको छिका के वो अपना रूल करना शुरू करे। वो कोई भी ऐसे इंटरनल बाउंड्री नहीं बनाए थे। लेकिन हमारे जो लीडर्स उन्होंने कहा कि भाई हम लोग ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे, हम लोग बाकायदे इन वो बाउंड्री बनाएंगे, इंडिया की स्टेट्स की बाउंड्री बनाएंगे, जो कि लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर होगी, भाषा के प्रिंसिपल के आधार पर होगी। क्योंकि उन्होंने नागपुर सेशन कांग्रेस का जब 1920 में हुआ तो उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा था कि भाई हम लोग कल्चर और भाषा के आधार पर इसको बांटेंगे। कई प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ थी, वो क्रिएट हुई लिंग्विस्टिक जोन्स के द्वारा, जो कि फॉलो नहीं करती थी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ ब्रिटिश। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हुआ था ब्रिटिश के द्वारा, कई ऐसे कांग्रेस की कमिटीज़ फॉर्म हुई जो कि इसको नहीं मानती थी। वो लोग कह रहे थे भाई लिंग्विस्टिक जोन पे बांटिए, आप भाषा के आधार पर बांटिए। लेकिन वो पार्टीशन के उन लोगों ने तो 1920 में तो नहीं किसी को पता होगा कि पार्टीशन होगा, लेकिन पार्टीशन की वजह से ना हर चीज़ जो उन्होंने ने सोचा था वो मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी अगर हम लोग लैंग्वेज के आधार पर बांटेंगे तो इससे और ज़्यादा वायलेंस और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि भाई इस ये जो अभी हम लोग ने कहा है कि बांटेंगे, उसको अभी इस डिसीजन को भी पोस्टपोन करते हैं। हम लोग बांटेंगे लेकिन अभी इस डिसीजन को पोस्टपोन करते हैं, बाद में इसके बारे में सोचा जाएगा। इससे क्या हुआ ना, जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने उनको बहुत ही अंदर गुस्सा होने लगा, ऐसे कैसे। और जो मेमोरी थी पार्टीशन की वो भी फ्रेश थी, तो उन लोग की मेमोरी भी फ्रेश थी, पार्टीशन हुआ था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि लीडर्स ने कहा कि अभी हम लोग नहीं पोस्टपोन कर रहे हैं। उनके बीच में बहुत ज़्यादा उनके एग्रेशन उत्तेजित हो रहे थे, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे, गुस्सा आ रहे थे वो लोग। और ऐसा ही गुस्सा एक हम लोग देखेंगे मूवमेंट के थ्रू कि ये जो पोस्टपोन हुआ जब, तो प्रोटेस्ट शुरू हो गया तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ में। जैसे मद्रास प्रोविंस था, जिसमें इंक्लूड आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, कर्नाटका और केरला का कुछ हिस्सा आता है। हाँ, उस समय का सारा मद्रास हुआ करता था। वहाँ पे कुछ तेलुगु बोलने वाले एरियाज़ में ये सेंटिमेंट शुरू हो गया। द विशाल आंध्रा मूवमेंट, हाँ, एक विशाल आंध्रा मूवमेंट जिसको आंध्र को
सेपरेट करने के लिए मूवमेंट बनाया गया। उन्होंने कहा कि जितने भी तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ हैं उनको मद्रास से अलग किया जाए, अलग किया जाए और अलग किया जाए। और तो और उसको एक आंध्र प्रोविंस में तब्दील किया जाए। और तो और वहाँ की जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस थी आंध्र प्रदेश की, वो भी यही चाह रही थी कि मद्रास से इसको अलग करके इसको भाषा के आधार पर बांटा जाए। और ये जो मूवमेंट था ना, वो जो था सेंट्रल गवर्नमेंट इससे एकदम परेशान हो जा रही थी। मतलब कि अब जाहिर सी बात है, अभी ये सब चल ही रहा था हिंदू मुस्लिम का वायलेंस, इसके पीछे में ये भी आ गया, तो इंडियन गवर्नमेंट, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट परेशान हो गई थी। और एक कांग्रेस लीडर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पोट्टी पोट्टी श्रीराम मुलू जो थे, कि वहाँ के गांधीवाद के लोग थे, जो कि 1901 में वो पैदा हुए थे। और उसके बाद 1952 में वो उनकी डेथ भी हो गई थी। ठीक है, उनकी डेथ भी 1952 में हो गई थी। और उन्होंने जो है एक वो रखा था, क्या कहते हैं, उन्होंने एक फास्ट रखा था। उन्होंने एक फास्ट रखा था कि भाई हम लोग जो है बनाया जाए, हम आंध्र जो है एक बनाया जाए, अलग प्रोविंस जो है फॉर्म किया जाए। और उन्होंने जो है इस मूवमेंट के तहत, इस मूवमेंट के विशाल आंध्र मूवमेंट के तहत उन्होंने मतलब कि एक इनडेफिनिट टाइम के लिए पास रख लिया। इनडेफिनिट टाइम मतलब अनिश्चित काल तक, कहा कि जब तक ये मई होगा तब तक हम फास्ट रखेंगे, भूख हड़ताल कर लिया। और उनका ये भूख हड़ताल 56 दिनों तक चला था। फाइनली 56वें दिन, 56वें दिन उनकी डेथ हो गई थी। और जानते ही हैं, जब किसी चीज़ की मांग हो और उसके बाद उसके मेन लीडर की डेथ हो जाए ना, तो फिर क्या एग्रेशन होता है। उसके बाद जो है डेथ होने के बाद लोग और भड़क गए, और एग्रेशन और सेंटिमेंट, मतलब कि इतनी दिक्कतें तब खड़ी हो गई कि पूछिए मत। और वहाँ के एमएलए एमपी जितने भी लोग थे, वहाँ के जितने भी कार्यभार संभाल रहे लोग थे, सबको जो है ना सब लोग कुर्सी अपना पद छोड़ के इसमें शामिल हो गए, इस मूवमेंट में। कहा कि नहीं, हमको आंध्र प्रदेश अलग चाहिए, अलग चाहिए और अलग चाहिए, मद्रास से अलग किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने फाइनली क्या किया, एक स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है 1953 में वो किया, बनाया। अभी इसके पहले जो है एक बात ये भी है कि उसके बाद फाइनली 1952 में इनकी डेथ होने के बाद बहुत ही प्रेशर के अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई ठीक है, 1952 में दिसंबर में एक आंध्र प्रदेश नाम का, जिसमें तेलुगु बोलने वाले लोग थे, एक नया स्टेट जो है फॉर्म किया जाता है। 1952 में बनाया गया आंध्र प्रदेश। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पहला कौन सा स्टेट था जो कि बना था। तो आंध्र प्रदेश किस साल में बना था, किसके आधार पर बना था, तो लैंग्वेज के आधार पर बना था। ठीक है, ये तो हो गया। अब जैसा कि अब देखा देखी काम हो रहा था, देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य वाला यहाँ पे था। अब देखा देखी में ना जितने स्टेट थे सब इसके पीछे लग गए कि भाई हम भी को बांटो, हम भी को बांटो, हम भी को बांटो। अब सरकार तो परेशान। अब उन्होंने क्या किया, 1953 में 1953 में एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन गठित किया। और उन्होंने इस कमीशन से कहा कि आप लोग जांच करिए कि क्या हम लोग को डिफरेंट लैंग्वेज जो बोली जा रही है, डिफरेंट कल्चर, हाँ, डिफरेंट लैंग्वेज के आधार पर क्या हम लोग इस स्टेट्स को बांट सकते हैं। उसके बाद जो है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने अपना रिपोर्ट जारी किया 1955 में। 1955 में रिपोर्ट जारी करने के दौरान उन्होंने कहा कि हाँ भाई हो सकता है। और फाइनली स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया 1956 में और 1956 में ही। और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन होता है। अभी कौन कौन से 14 स्टेट थे, आइए इसकी बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैप में हम लोग देख सकते हैं, 14 स्टेट थे: जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कई समेत राज्य थे। ठीक है, अब जो है हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। लीडर्स को ये भी चिंता सता रही थी ना कि वो जो चाहते नहीं थे स्टेट्स को बांटना, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं स्टेट्स की यूनिटी जो है और इससे खतरे में ना पड़ जाए, शायद कहीं और से सेपरेट ना हो जाए। लेकिन उन्होंने फाइनली जो है
हम लोग को जैसे बताया मैंने कि उन्होंने बांटा आंध्र प्रदेश को, उसके बाद उन्होंने गठन किया, और उसके बाद क्या कहते हैं ये किया हमारा बाकी देशों को, बाकी स्टेट्स को भी 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरेटरीज फॉर्म हुई। सबसे पहले भी क्वेश्चन आता है कितनी स्टेट कितनी यूनियन टेरेटरीज फॉर्म हुई थी, तो याद रखिएगा। हम लोग को जैसे पता है कि 50 साल से ऊपर भी हो गए, हो चुके हैं, ठीक है, 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, फॉर्म हुए हैं, लेकिन हम लोग जो है उसी यूनिटी के साथ रहते हैं, हम लोग को कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी डिसीज़न उन्होंने लिया वो बहुत ही सही डिसीज़न लिया था उन्होंने, और फाइनली जो है बच चुका। और फिर जो है अब धीरे धीरे लग तो रहा है कि भाई सब शांत हो गया, ठीक है। अब जो है इतनी डाइवर्सिटी थी, डाइवर्सिटी में एक लिंग्विस्टिक स्टेट्स को फॉर्म करना, ये तो भाई रिस्की काम था, लेकिन लीडर्स ने किया, वो सफल भी रहा। इससे उसके बाद जो है ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है आपका, यहीं पे रिऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो हम लोग ये सब जो है हम लोग ने पढ़ा। अब जो है इसके बाद हम लोग को क्या लगता है क्या सबसे बड़ी चैलेंज होगी, इसके बाद जो थी वो डेमोक्रेसी स्थापित करना था। इंडिया को डेमोक्रेसी के आधार पर देश वाली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना था वहाँ पे, और जो था इलेक्शन करवाना था ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये जो था ना एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज ये भी बहुत था। इसके पहले सबसे पहले तो नेशन को बिल्ड करना, आखिर नेशन बिल्ड हो गया, स्टेट सारी बन गई, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद जो था सबसे बड़ा चैलेंज ये आके खड़ा हो गया डेमोक्रेसी का, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये भी एक बात याद रखिए, एक इम्पॉर्टेंट है कि गुजरात जो है मतलब कि बॉम्बे को बाईलैंग्वेज, मतलब कि कई लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज बोले जाने वाली वहाँ पे वो स्टेट था, बॉम्बे को नहीं बांटा गया। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ 1960 में, उसके बाद बॉम्बे से गुजरात और महाराष्ट्र निकला है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बॉम्बे से निकला है। उसके बाद पंजाब से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जो है निकला है, मतलब पंजाब से हिमाचल प्रदेश हरियाणा जो है 1966 में निकला है। उसके बाद असम से मेघालय 1972 में बना है, मणिपुर और त्रिपुरा जो है उसी साल बना है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बने हैं, और नागालैंड जो था 1963 में ही बन चुका था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और लास्ट में 2000 में जो है छत्तीसगढ़ बना था, वो था मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, झारखंड बिहार से 2000 में बना, और तेलंगाना फाइनली जो है अभी तक का तो मतलब लास्ट स्टेट है जो कि बना है, फाइनली तेलंगाना लास्ट में बना। और भी कई बांटने की तैयारी लोग डिमांड कर रहे थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, और शायद इसके ऊपर कोई एक्शन भी ना लिया जाए और बटे ना, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे यही सब इंपॉर्टेंस थे जो मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे एक मैप में क्वेश्चन पुटअप हुआ है ना, कह रहा है कि मैप को पढ़िए और बताइए कि नेम द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच दी फॉलोइंग स्टेट वाज कार्व्ड आउट। मतलब ऐसे तो हम अभी मैंने बताया कि गुजरात जो किससे बना हुआ है, बॉम्बे से, किस ईयर में बना हुआ है, 1960 में। हरियाणा जो है पंजाब से निकला हुआ 1966 में, मेघालय असम से 1972 में, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 2000 में। ये मैं आपको बता दिया, आंसर लिख लीजिएगा। 2 स्टेट ऐसे बताइए जो कि पार्टीशन से अफेक्ट हुए थे, हम लोग को पता है आराम से, पंजाब और वेस्ट बंगाल, वही तो मेजॉरिटी में आते थे मुस्लिम। अब 2 स्टेट बताइए जो कि यूनियन टेरिटरी थे पहले, उसके बाद वो स्टेट्स में बन गया, वो त्रिपुरा थी और गोवा थी। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे आंसर भी बता रही हूँ, त्रिपुरा और गोवा पहले वो यूनियन टेरिटरीज में आते थे, फिर वो स्टेट बन गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा सेकेंड पार्ट भी फिनिश होता है, हमारा चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। आप लोग जो है आई होप कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और मैं ऐसे ही और वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी, मैं हिस्ट्री की अपलोड करूँगी, प्लीज़ आप लोग देखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।